हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का राहुल अग्रवाल यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हमने इस सीरीज की थी रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में। अब बात करेंगे अगले एक्ट की, जो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है दोस्तों। जानते हैं इस एक्ट के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल राहुल अग्रवाल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस और अपने दिमाग में इस तरीके की एक्ट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है और इस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, पिट्स इंडिया एक्ट। अब सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये पिट्स कौन थे, किसके नाम पे ये एक्ट पड़ा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, ये जब एक्ट 1784 में पास हुआ था तो उस समय यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। ओके, द यंगर इसलिए कहा जाता है बिकॉज उनके पिताजी का नाम भी विलियम पिट था, तो उनको विलियम पिट द एल्डर कहा जाता था, इसीलिए इन्हें विलियम पिट द यंगर कहा जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये फोटो विलियम पिट की नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी विलियम पिट की फोटो नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पे ये एक्ट का नाम पड़ा। अब मैं आपको, जैसा कि हर एक वीडियो में एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं, तो यहां पे भी एक बैकग्राउंड आपको दूंगा कि भाई 1600 में अंग्रेज भारत आए थे ट्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। धीरे 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 ट्रेडिंग करते करते कंपनी गवर्न करने लगी, ठीक है। देश में कंपनी गवर्निंग कंपनी बन गई थी। कमर्शियली उसका काम तो चल ही रहा था, लेकिन गवर्निंग का काम भी उसने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। अंग्रेजों को लगा कि कंपनी डूब जाएगी तो कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है। इस एक्ट में जो खामियां थी उनको खत्म करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया। अब उसके 3 साल बाद ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का आना क्या शो करता है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना दबदबा और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए बहुत कम टाइम इंटरवल में कंपनी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लागू कर रही थी और धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगातार एक्ट्स पे एक्ट्स पास किए जा रही थी। तो इसके प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहली चीज जो इस पर्टिकुलर पिट्स इंडिया एक्ट से हुई वो ये हुआ कि इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये बहुत बड़ी बात थी। कंपनी के कमर्शियल फंक्शन यानी कि जो भी प्रॉफिट से, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी कंपनी का ट्रेडिंग का फंक्शन है वो अलग कर दिया और कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि सर एक कंपनी भारत आई ट्रेड करने के लिए, पैसे कमाने के लिए और सामान बेचने के लिए, और अब वो कंपनी क्या पॉलिटिकल फंक्शन और पता नहीं गवर्नर जनरल ये कहां लग गई है। तो अब आपको अंदाजा होगा ना कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, कैसे एक कंपनी जो ट्रेड करने आई थी वो भारत में रूल करने लग गई, उनका गवर्नर जनरल हमारे ऊपर रूल करने लग गया, ठीक है। तो इसी 1784 के एक्ट से दोस्तों कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग कर दिए गए। अब अभी तक तो क्या था कि गवर्नर जनरल के पास सारी पावर्स थी। गवर्नर जनरल जो था एक तरीके से वही रूल किया करता था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इस एक्ट के बाद से क्या हो गया, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। और ये डबल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कंपनी के ऑलरेडी पहले से ही थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कंपनी के पहले से ही थी। एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि भैया आप कमर्शियल फंक्शन को देखोगे,
C इज इक्वल्स टू C, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब C इज इक्वल टू कमर्शियल मतलब C। सो कंपनी के फंक्शंस अलग अलग हो गए, कमर्शियल और पॉलिटिकल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप कमर्शियल फंक्शन को देखोगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एक नई बॉडी बनाई गई, उन्हें बोला गया कि आप पॉलिटिकल फंक्शंस को संभालोगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली ब्रिटिश सरकार थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी थी। तो अब इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक कंपनी के ऊपर दो बॉडीज बन गई हैं, मतलब कंपनी खुद तो रूल कर ही रही है, साथ ही साथ अब अंग्रेजी सरकार भी कंपनी के ऊपर रूल करेगी। इसीलिए इसको डबल गवर्नमेंट कहा जाता है कि दो सरकारें चल रही हैं। एक तरफ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन को देख रहे हैं और उस पे उनका अधिकार है, दूसरी तरफ ब्रिटेन की जो लंदन में बैठी हुई सरकार है वो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को देख रही है और उस पे उसका अधिकार है। सो दो सरकारें हो गई ना, दो सरकारें हो गई, इसे कहा जाता है डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, ठीक है। सो कंपनी अगर आपसे कोई पूछे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। कंपनी को भेजा गया, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को भारत भेजा कि जाओ वहां पे ट्रेड करो, तुम्हें मोनोपोली हम देते हैं, ब्रिटेन से और कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी तुम्हारे सिवा, लेकिन तुम्हें हर साल हमें पैसे भेजने होंगे। ठीक है भाई, कंपनी एग्री कर गई, भारत आई, ट्रेड की, हर साल पैसे भेजने लग गई। तो इंडिया में जो भी टेरिटरी, जो भी जमीन पोसेस किया था वो तो कंपनी ने किया था ना। जिन भी जमीन पे कब्जा, पोजेशन जिसे हम कहते हैं, वो तो कंपनी का था ना, वो तो कंपनी का पोजेशन कहलाना चाहिए। तो फिर यहां पे ब्रिटिश पोजेशंस क्यों लिखा है, क्यों यहां पे ब्रिटिश पोजेशंस लिखा हुआ है? इससे साफ समझ में आ गया, इससे क्लियर हो गया कि कंपनी अब कंपनी नहीं रही, अब वो ब्रिटिश सरकार के पूरे कंट्रोल में आ चुकी है पूरी तरीके से। और इसीलिए बोला जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना भैया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही थी, ये सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शन ही देखने नहीं आई थी, ये कंपनी को पूरी तरीके से रूल करने आई थी। क्योंकि अंग्रेजों को दिख गया था, लंदन में बैठी हुई सरकार को दिख गया था कि अगर अब कंपनी को रूल नहीं किया हमने, अगर हमने कंपनी को रेगुलेट नहीं किया तो कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, जो कि वहां के लंदन के बड़े बड़े आदमी होंगे, उनका सबका पैसा डूब जाएगा और अंग्रेजों को नुकसान हो जाएगा। एंड इसी वजह से कंपनी धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आने लगी। और आप आगे आने वाले एक्ट्स में देखोगे कि 1858 तक अल्टीमेटली कंपनी का रूल खत्म ही हो गया, और 1858 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई और पूरी तरीके से ब्रिटेन की सरकार ही सारा कुछ रूल करने लगी। तो ये जो 1858 में हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी चीज दो दिन में, 2 साल में, 5 साल में नहीं होती ना। आज राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, आज भूमि पूजन किया गया है 2020 में। कितने सालों से राम जन्मभूमि को लेके, राम मंदिर के निर्माण को लेके लड़ाई चल रही थी। तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। उसी तरीके से 1858 में जो हुआ वो कोई 2, 4, 5 साल का नतीजा नहीं था, वो पिछले 50, 60, 70 सालों की सोच का नतीजा था। तो जो चीज 1773 से ब्रिटिश गवर्नमेंट करना चाह रही थी, फाइनली 1858 में उन्होंने वो कर ही लिया और कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और रूल किया भारत पे। तो ये थे प्रोविजंस दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के। आपको बस दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि इस एक्ट ने कंपनी के फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया, अलग अलग किया। 2 अलग अलग बॉडीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही था कंपनी का,
एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और दोनों को अलग अलग फंक्शंस दे दिए गए, इसको कमर्शियल और इसको पॉलिटिकल। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि जितने भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी रेवेन्यू की चीजें हैं, वो सुपरवाइज आप करोगे। और ब्रिटिश पोजेशंस यहां पे वर्ड यूज कर दिया गया और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। इसमें एक आध मिसलीनियस पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूं। इस एक्ट ने यह भी मैंडेट किया कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन्हें कंपनी में ज्वाइनिंग करने के 2 महीने के भीतर इंडिया में और ब्रिटेन में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है ये डिस्क्लोज करना होगा। ओके, सो द एक्ट मैंडेटेड दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन विद इन 2 months ऑफ देयर ज्वाइनिंग। और एक और चीज यहां पे ये हो गई थी कि गवर्नर जनरल को वीटो का राइट दे दिया गया था, यानी कि ओवर रूल करने का राइट दे दिया गया था। मतलब कि काउंसिल का मान लो कोई फैसला आया, काउंसिल ने बोला कि हम ये चीज करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं चाहता, तो गवर्नर जनरल उसको वीटो करके फैसले को पलट सकता था। तो ये वीटो का पावर जो है 1773 के एक्ट में नहीं दिया गया, 1781 के पिट्स इंडिया एक्ट में फाइनली दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज आप ध्यान से लिख लेना, नोट करके रख लेना। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन पिट्स इंडिया एक्ट की, मुझे जरूर बताइए। दिस इज मी राहुल अग्रवाल। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया। धन्यवाद।